हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय न्यायपालिका का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। ये टॉपिक एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, पुलिस, डिफेंस और सभी वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लेक्चर में हम समझेंगे हाई कोर्ट की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर, चीफ जस्टिस व जजेस की नियुक्ति कैसे होती है, ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर देखेंगे, रिट से जुड़े कुछ पॉइंट्स देखेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इसका बेहद जरूरी टॉपिक, हाई कोर्ट। दोस्तों, हाई कोर्ट जब स्टार्ट होता है सबसे पहले हम इसका देखते हैं बैकग्राउंड कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। जब हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो हाई कोर्ट एक्ट 1861 आता है, जिसके तहत 1862 में 1862 में आप देखेंगे तीन हाई कोर्ट का फॉर्मेशन होता है, जिनमें मुंबई, कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट शामिल हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं, इनमें सबसे पुराना जो है वो हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हुई। उसके बाद हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1862 को हुई। और देन हमारा आता है मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो 26 जून 1862 को हुई। तो ये तीन हाई कोर्ट की स्थापना होती है सबसे पहले। उसके बाद 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना होती है। भारत का चौथा हाई कोर्ट बनता है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट। और फिर धीरे धीरे कोर्ट्स की संख्या बढ़ती चली जाती है और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हम आजाद हुए 1947 में, उस समय भारत में कुल 11 प्रांत थे। और इन 11 के 11 प्रांत में क्या था? इन 11 के 11 प्रांत में थे सभी में हाई कोर्ट। तो इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती चली गई। और वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, एट करंट या प्रेजेंट सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं, तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट हैं हमारे यहाँ। 25 हाई कोर्ट में आप लास्ट के 4 हाई कोर्ट के बारे में जरूर याद रखेंगे, जिनमें आप देखेंगे मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा हाई कोर्ट के बारे में। मेघालय भारत का 22वें नंबर का हाई कोर्ट है, मणिपुर 23वें और त्रिपुरा 24। इन तीनों का फॉर्मेशन 2013 में हुआ था। और उसके बाद 25वां जो हाई कोर्ट बना है वो है अमरावती, यानी कि आंध्र प्रदेश में है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो 1 जनवरी 2019 को हुआ है। तो इस प्रकार से एट करंट अगर हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो भारत में जो न्यायालयों की संख्या है वो कितनी है? वो है 25। क्लियर है? इसके साथ ही की पॉइंट याद रखेंगे कि जो हमारा यूटी है दिल्ली, दिल्ली पूरे भारत का एकमात्र ऐसा यूटी है जिसका अपना हाई कोर्ट है। और ये दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट 1966 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो द हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली बाय द दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट 1966। ये कुछ बातें हमें याद रखनी है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कुछ राज्य हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और गोवा, इन सब में हाई कोर्ट नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड गोवा डू नॉट हैव हाई कोर्ट। इसके बाद हमारे प्रॉपर आर्टिकल स्टार्ट होते हैं। तो हम सब जानते हैं 214 से हाई कोर्ट स्टार्ट होते हैं। और 214 से हाई कोर्ट को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। देयर शैल बी वन हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। अब इस आर्टिकल के साथ हमें दो आर्टिकल्स को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके 214 जो आर्टिकल है वो कंप्लीट होगा। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे 230, अनुच्छेद 230। ये कहता है संसद किसी हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को किसी यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेश तक बढ़ा या सीमित कर सकती है। आर्टिकल 230 गिव पार्लियामेंट द पावर टू एक्सटेंड और लिमिट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूटीज। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि संसद के पास यह पावर है कि वह किसी हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को किसी संघ शासित क्षेत्र तक बढ़ा सकती है या उससे समाप्त यानी घटा भी सकती है, लिमिट भी कर सकती है। और ये पावर केवल संसद को प्राप्त है, ना कि राज्य विधानमंडल को। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कैन नॉट इंक्रीज। ठीक, किसी राज्य का विधानमंडल उस अधिकार क्षेत्र को ना बढ़ा सकता है, ना कम कर सकता है, ना ही समाप्त कर सकता है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ संसद में है। और ये जो प्रावधान हो रहे हैं ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए हो रहे हैं, 7th CA 1956, जो कहता है कि वन हाई कोर्ट होगा वन और मोर स्टेट के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो है एक हाई कोर्ट हो सकता है। इसी के साथ ही फिर हम देखते हैं कि वो कौन-कौन सी यूटीज़ हैं, जिन पर हाई कोर्ट्स का जुरिसडिक्शन एरिया आता है। जैसे कि अगर देखेंगे लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप जो यूटी है वो केरल हाई कोर्ट के अंदर आती है। पुडुचेरी मद्रास हाई कोर्ट के अंडर आता है। अंडमान निकोबार कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर। चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। दादरा नगर हवेली दमन दीव ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत और लद्दाख कश्मीर हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से ज्यूरिसडिक्शन एरिया ये 230 के तहत हमने देखा। फिर आगे बढ़ते हैं। 231 कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एस्टेब्लिश वन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट
और फॉर 2 और मोर स्टेट एंड अ यूनियन टेरिटरी। 231 कहता है कि जो संसद है वो विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों और किसी संघ शासित राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकेगी। 231 ने ये कह दिया। मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे लगभग 7 हाई कोर्ट हैं जो एक से अधिक राज्यों का जुरिस्डिक्शन एरिया रखते हैं। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट में अंदर आता है महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव। तो महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव। उसके बाद है कलकत्ता हाई कोर्ट। इसके अंदर वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आता है। गुवाहाटी के अंदर असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर जम्मू कश्मीर, लद्दाख आते हैं। केरला हाईकोर्ट के अंदर केरला और लक्षद्वीप आते हैं और मद्रास हाईकोर्ट के अंदर तमिलनाडु, पुडुचेरी आती है। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आते हैं। तो बेसिकली ये 231 के तहत कहा गया है। यानी हम जो आर्टिकल पढ़ रहे थे अपना 214 जो कह रहा है प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम 230 और 231 को ना पढ़ दें। इसके अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि एक से अधिक राज्यों का एक न्यायालय होगा या एक राज्य का एक ही न्यायालय होगा। तो बेसिकली ये तीनों आर्टिकल्स मिलके ये बात कंप्लीट करते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। एक राज्य का एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों का हो सकता है और ये प्रावधान 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा किए गए थे। आई होप ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्तमान में 7 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य या संघ शासित क्षेत्रों पर है। एट प्रेजेंट देयर आर 7 हाई कोर्ट व्हिच हैव जुरिसडिक्शन इन मोर देन वन स्टेट और यूटी। सो अभी अपन ने देखे हैं वो 7 हाई कोर्ट कहाँ हैं, ये रहे बॉम्बे, कलकत्ता, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, केरल, मद्रास और आपका पंजाब हाई कोर्ट। सबसे ज्यादा कार्य क्षेत्र वाला जो हाई कोर्ट है वो असम हाई कोर्ट है। बेसिकली गुवाहाटी की बात हो रही तो देखेंगे गुवाहाटी में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम ये शामिल है। सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। द लार्जेस्ट हाई कोर्ट इज इलाहाबाद। दिल्ली हाई हमने बताया सिर्फ 3 यूटी में हाई कोर्ट स्थित हैं, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना यहाँ पे कह रहे हैं कि हाई कोर्ट्स आर लोकेटेड ओनली 3 यूटीज, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर। बट एकमात्र यूटी जिसका खुद का हाई कोर्ट है वो दिल्ली है। वो क्वेश्चन अलग हुआ। तो लिखा है दिल्ली हाई कोर्ट एकमात्र हाई कोर्ट है जिसका क्षेत्राधिकार केवल दिल्ली तक है। सो दिल्ली का हाई कोर्ट इज ओनली हाई कोर्ट हुज जुरिसडिक्शन एक्सटेंड ओनली टू दिल्ली। इसके अलावा एकमात्र यूटी जिसका खुद का हाई कोर्ट है वो भी दिल्ली हाई कोर्ट होगा। और नवीनतम हाईकोर्ट अमरावती हाईकोर्ट, अभी हमने देखा लेटेस्ट हाईकोर्ट कौन सा है, अमरावती। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर नोटेबल पॉइंट क्या है। हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र व शक्ति का निर्धारण कौन करता है, संसद। पार्लियामेंट डिटरमाइंस द ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ हाईकोर्ट। बट हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। द नंबर ऑफ जजेस इन हाईकोर्ट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। दोनों बातें अलग हैं। हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र व शक्ति का निर्धारण कौन करेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। लेकिन जजेस का जो संख्या होगा उसका निर्धारण कौन करेगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। सो ये दो चार बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 215 ये क्या है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, यानी हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यानी कि जो उच्च न्यायालय होंगे वो अभिलेख न्यायालय होंगे। तो हमने जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था वहां पे भी इसको डिटेल में देखा था। सेम वही बातें यहाँ पर है। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा जिसके तहत उच्च न्यायालय के पास 2 पावर होती हैं, 2 पावर्स। क्या क्या, उच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाहियां और कार्यों के अभिलेख के रूप में साक्ष्य के तौर पर रखे जाते हैं। द जजमेंट, प्रोसीडिंग्स एंड एक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट आर केप्ट ऑन रिकॉर्ड एज एविडेंस विच आर यूज्ड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एज रेफरेंस। जो कि संदर्भों की तरह अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट कोई निर्णय देता है, कोई कार्यवाही करता है, उनको रिकॉर्ड के रूप में रख लेते हैं। और उनके नीचे के कोर्ट्स हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, वो उनको रेफरेंस की तरह यूज करते हैं अपने केसेस के लिए। सेकंड कहता है कि न्यायालय की अवमानना पर उच्च न्यायालय को दंड देने का अधिकार भी है। द हाई कोर्ट हैज द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यानी न्यायालय की अवमानना, अब न्यायालय की अवमानना जो है वो संविधान में परिभाषित नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसके लिए क्या है, इसके लिए न्यायालय की अवहेलना अधिनियम 1971 जो है बनाया गया था। तो अपन क्या कह सकते हैं, फॉर दिस द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 हैज बीन मेड। इसके तहत अवहेलना दीवानी और आपराधिक हो सकती है। ये एक्ट कहता है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार का हो सकता है। अब क्या होते हैं सिविल और क्रिमिनल, तो देख लीजिए यहाँ पे। न्यायालय की जो अवमानना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल। सिविल का मतलब है कि न्यायालय के किसी भी निर्णय, आदेश आदि का पालन न करना। मतलब हाईकोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, कोई आदेश दिया है, उसका पालन न करना, नॉट फॉलोइंग एनी डिसीजन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट।
और अगर आपराधिक अवमानना की बात करते हैं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, तो इसमें इनकरेक्ट पब्लिकेशन ऑफ केसेस आ जाएंगे, मतलब मामलों का गलत प्रकाशन अगर किसी ने किया हो, या इंटरफेरेंस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स यानी न्यायिक कार्यवाही में किसी ने हस्तक्षेप किया हो। इसके अलावा न्यायिक प्रशासन में अवरोध उत्पन्न किया हो, यानी ऑब्स्टिकल्स ऑब्स्टिकल्स लाए हों उसके जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। सो ये सभी क्रिमिनल मामले के अंतर्गत आते हैं। और ध्यान रख लेंगे, अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय को किसी के संबंध में दिए गए अपने स्वयं के आदेश और निर्णय की समीक्षा व सुधार की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, द हाई कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू एंड मॉडिफाई इट्स ऑन ऑर्डर और डिसीजन पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन। सो ये न्यायालय की अवमानना है। न्यायालय की अवमानना 215 में है, हमें याद रखना है किस आर्टिकल में है। इसके अलावा हमें साथ में याद रखना है कि जब न्यायालय की अवमानना होगी तो न्यायालय की अवमानना के तहत कौन से मामले आते हैं, तो हमने बताया दीवानी और आपराधिक यानी सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स आते हैं। इतनी सारी चीजें आपको साथ में याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपना अगला आर्टिकल है 216, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट्स या कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ हाई कोर्ट्स, मतलब कि जो हमारे हाई कोर्ट हैं उनका गठन कैसे होता है। सो पहले आप यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन, फिर हम इसको समझाते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे जो राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकता अनुसार समय समय पर नियुक्त किए जाते हैं, है ना। एवरी हाई कोर्ट shall consist of a chief justice and such other judges as may be appointed by the president from time to time as may be necessary। और संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के बारे में कोई उल्लेख है नहीं। द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे समझिए, ये हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में गठन में 216 कहता है कि हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस होगा, और अदर जजेस अन्य जो न्यायाधीश होंगे उनकी संख्या डिटरमाइन कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। सो किसी भी हाई कोर्ट में कितने अदर जजेस होंगे इसका निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन इतना क्लियर है 216 के तहत कि प्रत्येक हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश जरूर होगा, लेकिन जो अदर जजेस होंगे उनकी संख्या टाइम टू टाइम राष्ट्रपति ही निर्धारित करेंगे। सो ये 216 था। तो 214 हुआ, 215 हुआ और 216। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 217 217। ये कहता है अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। देखिए, न्यायाधीश की नियुक्ति हम सब जानते हैं, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा। सो द जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड शैल बी अ जज, ही विल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 ईयर। कहता है कि वह न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक अपने पद धारण करता रहेगा। बेसिकली इसमें दो चीजें बता दी हैं कि न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा और वो अपने पद पर कब तक रहेगा। सो इसकी मैक्सिमम एज बता दी है 62 ईयर, और अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। हालांकि अपर या कर्मचारी अनुच्छेद 224 के तहत पद धारण करते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो 217 में नियुक्ति की बात हो गई। नेक्स्ट, अब नियुक्ति से संबंधित कुछ बातें हैं वो अपन यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखिए, हाई कोर्ट में नियुक्ति किस किस की हो सकती है, चीफ जस्टिस की या अदर जजेस की नियुक्ति होगी। और अगर अधिक राज्यों के साझा न्यायालय में है, तो वहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। सो अपॉइंटमेंट हम देख रहे हैं चीफ जस्टिस की, अदर जजेस की, या अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन दी कॉमन कोर्ट्स ऑफ मोर देन वन स्टेट। क्योंकि हमने देखा ना कई राज्य ऐसे हैं जहां दो या दो से अधिक राज्यों का जुरिस्डिक्शन एरिया आता है। सो अगर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हो रही है किसी हाई कोर्ट में, तो ध्यान रखना बाय दी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा होती है। लेकिन राष्ट्रपति जब अपॉइंटमेंट करेगा तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श जरूर करेगा। बाय द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ दैट कंसर्न्ड स्टेट। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर किसी हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होना है, तो आपको पहला दिमाग में क्लियर रखना है कि अपॉइंटमेंट करेगा कौन, राष्ट्रपति। बट राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करने से पहले दो लोगों से परामर्श करेगा अगर वो सीजे की नियुक्ति कर रहा है तो। पहला, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और साथ में जिस राज्य के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस वो अपॉइंट कर रहा है उस राज्य के राज्यपाल से। ये हुआ चीफ जस्टिस के रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट प्रोसेस। अब अगर हम अदर जजेस की बात करते हैं, अन्य न्यायाधीश की, तो ध्यान रखना यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन राष्ट्रपति जब अपॉइंटमेंट करेगा अदर जजेस की, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल से लेगा, और संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से, यहाँ एक पॉइंट ऐड हो जाएगा कि उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेगा। कब, जब अदर जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है। सो बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ एंड सीजे ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। सो ये अदर जजेस में है। और अगर हम दो या दो से अधिक राज्य हैं तो वहां पर भी वही होगा, बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद सीजीआई, गवर्नर एंड सीजे ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। जिस जिस हाई कोर्ट में उसको अपॉइंट करना है, उस हाई कोर्ट के हम गवर्नर से और चीफ जस्टिस से जो है परामर्श लेंगे। सो
तीनों के तीनों जगह अपॉइंटमेंट कर ही कौन रहा है? राष्ट्रपति। बट चीफ जस्टिस के रिगार्डिंग दो चीजें याद रखनी है, सीजेआई और गवर्नर। बट अदर जजेस के रिगार्डिंग आपको सीजेआई गवर्नर के साथ साथ उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी याद रखना है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। तृतीय न्यायाधीश मामला 1998 में कॉलेजियम प्रणाली के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा दो वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श करता है। 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त आयु वह 60 से बढ़ाकर 62 की गई थी। अंडर द 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 द रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट जजेस वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 60 टू 62 ईयर्स। ये याद रखेंगे फैक्ट। इसके अलावा यदि किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो इसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के आधार पर किया जाता है। सो इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू द जज ऑफ हाई कोर्ट, एज ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट, इट शैल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हालांकि ये अगले आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट वाला अपना किस्सा पूरा होता है। अब 217(1)(a इसमें रिजाइनेशन की बात है। ये राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है ना? इतना याद रखना है, किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। तो हाई कोर्ट के जज अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। 217(1) क्लॉज बी कहता है न्यायाधीशों को हटाना, रिमूवल प्रोसेस। रिमूवल प्रोसेस 124(4) के समान है ना? ये हमें याद रखना है। कैसे है? जैसे 124 का क्लॉज 4 था। अब 124 के क्लॉज 4 में हमने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, उसी के द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है। ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे आप ये इसको करेक्ट करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 है यहाँ पे, 124 क्लॉज 4। इसको मैं जब पीडीएफ अपलोड करूंगा टेलीग्राम चैनल पे तो उसको अपडेट करके दूंगा मैं यहाँ पे। अतः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया एक समान है। ग्राउंड क्या है? प्रूवन मिसकंडक्ट और डिसेबिलिटी, यानी सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर। हालांकि ये प्रोसेस जस्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, आप देखेंगे यहाँ पे। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में बताया गया है कि लोकसभा के 100 सदस्यों और राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा अगर हस्ताक्षर किया हुआ हटाने का प्रस्ताव तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को सौंपा जाएगा। अ मोशन फॉर रिमूवल साइंड बाय 100 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और 50 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इज सबमिटेड टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब अध्यक्ष या सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। स्पीकर एंड चेयरमैन कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मोशन। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो अध्यक्ष तथा सभापति आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाता है। इफ द मोशन इज एक्सेप्टेड द स्पीकर और चेयरमैन विल बी इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस। अ 3 मेंबर कमेटी इज फॉर्म्ड। इस 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक रिनाउंड लॉयर होगा, कोई प्रख्यात या एमिनेंट लॉयर होगा, कोई विधि वेत्ता होगा। अब ये जो समिति है वो जांच में यदि न्यायाधीश को दोषी पाती है तो सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। इफ द जज is found guilty in the committee investigation, so the house can consider the motion। प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा फिर बाद में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है और राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। द रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी एंड इज सेंट टू द प्रेसिडेंट। और जैसे ही तत्पश्चात न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश पारित करते हैं और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का भी सेम यही है। अब 217(2) में हम देखते हैं क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं। योग्यता में क्या याद रखना है दोस्तों? तो योग्यता में आप ध्यान रखेंगे भारत का नागरिक हो, पहला, बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के राज्य क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण करता रहा हुआ है। ही मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। या का मतलब है या ये या क्या? उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ही हैज बीन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 years। अब देखिएगा, एक तो यहाँ पे दो बातें हमें याद रखनी है। एक तो कोई न्यूनतम सीमा आयु का उल्लेख नहीं है। और अगर आप हाई कोर्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आप क्वालिफिकेशंस पढ़ रहे होते तो लिखा होता सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए एक प्रख्यात विधिवेत्ता भी होना आवश्यक है, जो कि हाई कोर्ट में नहीं है। सो द डिफरेंस बिटवीन क्वालिफिकेशंस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, सो ये अंतर पाया जाता है कि वहां पर प्रख्यात विधिवेत्ता को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सो देयर इज नो मिनिमम एज लिमिट एंड जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट होता है कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट, बट देयर इज नो सच प्रोविजन इन द हाई कोर्ट। ये 217 का क्लॉज 2 कहता है। देन अगर हम बात करते हैं 217 क्लॉज 3, इफ एनी क्वेश्चंस अराइजेज एज द जज एज द एज ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट, इट शैल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो अभी हमने ये पॉइंट देखा था, यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही किया जाएगा। प्रोसेस हम देख ही चुके हैं। 219 की बात करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ है इसमें, ओथ हम सब जानते हैं कौन दिलाता है? राज्यपाल या उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति।
तीसरी अनुसूची में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग। सो द आंसर इज द गवर्नर या द पर्सन इज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, और थर्ड शेड्यूल में जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ये शपथ लेते हैं। सो 219 में शपथ है, नॉर्मल है। नेक्स्ट 220 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, कहते हैं कि कोई उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त स्थायी न्यायाधीश यानी अ रिटायर्ड परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट इन इंडिया अदर देन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। कहते हैं कि जो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त स्थायी न्यायाधीश है वो भारत में उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के अलावा किसी भी न्यायालय में बहस या कार्य नहीं कर सकता। बेसिकली ये ट्रांसपेरेंसी के लिए रखा गया है कि कोई भी जज लालच में आकर कोई ऐसे फैसले ना सुनाए, इसलिए इनके बाहर बहस करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हाँ, हाई कोर्ट का जज कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या अदर हाई कोर्ट में जा सकता है। मान लीजिए एमपी हाई कोर्ट में है तो वो यूपी हाई कोर्ट में जा सकता है। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट 221 न्यायाधीशों के वेतन बाबत हैं, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस हैं। सैलरी अलाउंसेस, इसमें दो चार बातें याद रखनी है आपको। पहला, इनके वेतन भत्तों का जो निर्धारण है वो संसद करती है। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ हाई कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, कैन नॉट बी चेंज्ड देयर डिसएडवांटेज ड्यूरिंग देयर टेन्योर, और इनमें कार्यकाल के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। एक्सेप्शन इसका है वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकता है तो हम नेगेटिव चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली तो नेगेटिव चेंज नहीं होंगे कोई भी। जो अनुच्छेद 202 का 3 घ कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, यानी जो हाई कोर्ट के सैलरी एंड अलाउंसेज हैं जजेस के वो चार्ज होंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर। बट आर्टिकल 112 क्लॉज 3 क्लॉज डी सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि इनकी जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि पर भारित होगी। बेसिकली 112 क्लॉज 3 क्लॉज डी सब क्लॉज 3 कहता है कि इनका जो पेंशन होगा वो चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। देखिए दो बातें की गई हैं। पहला, इनका वेतन वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, लेकिन जब रिटायरमेंट होगा तो जो पेंशन मिलेगी वो भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाएगा। और सेवानिवृत्त क्या, जिनको पेंशन मिलती है वो अंतिम माह के वेतन का 50% होता है ना, 50% ऑफ द लास्ट मंथ सैलरी इनको मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। ध्यान रखेंगे न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा उन 2 उच्च न्यायालय को न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद जहां पे स्थानांतरण हो रहा है और जहां से किया जा रहा है। बेसिकली ये लाइन को मत देखिए आप, मैं आपको ये फ्लो चार्ट में देखिए उसको ऐसे। अब हाईकोर्ट के जज नियुक्ति हम सब जानते हैं सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के सलाह के आधार पर राष्ट्रपति करता है। बट स्थानांतरण देख रहे हैं तो जो थर्ड जजेस केस है उसमें कहा गया है कि स्थानांतरित करेगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन करेगा कैसे? तो अगर पहली बात तो जब वो ट्रांसफर कर रहा है तो कंसर्न करेगा, सलाह लेगा किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, भारत के मुख्य न्यायाधीश से, और 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सुप्रीम कोर्ट के। इसके साथ साथ हाई कोर्ट के 2 मुख्य न्यायाधीशों से, एक जहां वह अभी पोस्टेड है और अब जहां उसका स्थानांतरण हो रहा है, इन सबसे कंसल्ट करेगा, उसके बाद ही वो ट्रांसफर करेगा। क्या कहा गया है? स्थानांतरण करेगा राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति स्थानांतरण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श करेगा। इसके साथ साथ उन 2 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा जहां वो पद स्थापित है और जहां उसका स्थानांतरण होना है, वेयर इज पोस्टेड एंड वेयर ही इज टू बी ट्रांसफर्ड। इन सबसे जब परामर्श कर लेगा और उसके बाद राष्ट्रपति उनका क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। सो 222 में ट्रांसफर की बात है। नेक्स्ट, इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब ये क्या है? देखिए राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बेसिकली अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। द प्रेसिडेंट में अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट इफ, लेकिन इफ मतलब कब? तो कब में बताया गया है? पहला, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस इज वैकेंट। दूसरा, मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, द चीफ जस्टिस इज टेम्परली एब्सेंट हो, या अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज पोजीशन। सो इनमें से किसी भी एक परिस्थिति में राष्ट्रपति उस उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय का एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकता है। तो ये संभावनाएं हैं कि कब कब ऐसा होगा और फिर कौन करेगा। 3-4 बातें क्लियर लिखनी है कि किस आर्टिकल में है, कौन करेगा और किस आधार पर करेगा। अब अगला आर्टिकल है हमारा 224। इसमें दो लोगों की बात की गई है, अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। अब देखिए यहाँ पर है एक्टिंग चीफ जस्टिस,
यहाँ पर है एक्टिंग जजेस, दोनों में अंतर है। ये कार्यकारी न्यायाधीश है, वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है। सो यहाँ पर भी राष्ट्रपति ही करेगा। उच्च न्यायालय में निम्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए अपर न्यायाधीश। तो पहले बात हो रही है किसकी? अपर यानी एडिशनल जजेस की। तो एडिशनल जजेस को अधिकतम कितने समय के लिए? 2 इयर्स के लिए, 2 वर्ष के लिए। सो द प्रेसिडेंट में ग्रांट अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 इयर्स इन द हाई कोर्ट हैविंग रिगार्ड टू द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन अपॉइंटेड एडिशनल जज फॉर अ टर्म 2 ईयर। कितने के लिए? 2 साल के लिए। अब पहला रीजन क्या होता है इनको अपॉइंट करने का? तो एक तो वर्कलोड ज्यादा हो जाए, यानी अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ जाए, या उच्चतम न्यायालय में बकाया कार्य बढ़ जाए, पेंडिंग वर्क ज्यादा हो जाए। इन दोनों ही परिस्थितियों में एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, वो करता कौन है? राष्ट्रपति। अब ये तो हुआ एडिशनल जज। अब हमें बात करनी है किसकी? कार्यकारी यानी कि एक्टिंग जजेस की। एक्टिंग जजेस क्यों अपॉइंट होते हैं, कौन करता है? तो देखिए, जब किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अलावा कोई न्यायाधीश यदि, क्या कह रहा है? व्हेन इन अ हाई कोर्ट एनी जज अदर देन द चीफ जस्टिस, यानी किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अलावा कोई न्यायाधीश यदि अनुपस्थित हो, यानी चीफ जस्टिस के अलावा कोई अदर जजेस जो हैं वो अनुपस्थित हों या अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों, इज एब्सेंट और अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, या वह संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया हो, यानी था नॉर्मल जज लेकिन उसी को चीफ जस्टिस बना दिया गया हो, ही हैज बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। तो इन दोनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, तो वहां पर न्यायाधीशों की कमी हो जाएगी। सो इन बोथ दीज सिचुएशंस द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एन एक्टिंग जज। सो इसलिए राष्ट्रपति उस समय क्या कर देता है? एक्टिंग जज की अपॉइंटमेंट कर देता है। ध्यान रखेंगे, उच्चतम न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा। तो रिटायरमेंट जो एज है वो यहाँ पर भी वही रहेगी। सो ये हुआ हमारा कार्यकारी न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश। नेक्स्ट 224 जो है वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस। अब इनकी अपॉइंटमेंट कब होती है? सो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब ध्यान रखिएगा, अभी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था? चाहे आपके यहाँ पे एक्टिंग चीफ जस्टिस हो या एडिशनल और एक्टिंग जजेस हो, इन सब का अपॉइंटमेंट कर रहा था प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे अब चेंज हो जाएगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की जो अपॉइंटमेंट है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय में कर सकता है। क्या कह रहा है? द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन अपॉइंट अ रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट टू द हाई कोर्ट विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय में कर सकता है। इस प्रकार नियुक्त न्यायाधीश के वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा, तो इसकी जो सैलरी अलाउंसेस होंगे वो डिटरमाइन करेगा प्रेसिडेंट, और उसे उच्च न्यायालय के सभी न्यायिक क्षेत्र शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त हो जाएंगे। इट हैज ऑल द ज्यूरिसडिक्शन पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ हाई कोर्ट। ये 224 है। अब 225 में हम इनकी अधिकारिता देखते हैं, ज्यूरिसडिक्शन। तो ज्यूरिसडिक्शन क्या क्या हाई कोर्ट का? पहला, जैसा सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है उसी प्रकार से हाई कोर्ट को। तो लाइक द सुप्रीम कोर्ट द हाई कोर्ट हैज आल्सो द बीन गिवन वाइड जुडिशियल पावर। उच्च न्यायालय राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द स्टेट। इसके पास भी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। इट हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में इनकी शक्तियों और क्षेत्राधिकारों के बारे में केवल इतना लिखा गया है कि जो संविधान लागू होने के पूर्व थी। ये कुछ है, राजस्व मामलों से संबंधित ये अपील कर सकता है। इसके अलावा संसद व राज्य विधानमंडल को उच्च न्यायालयों की शक्तियां एवं न्यायिक क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्तियां हैं। इट गिव्स पावर ऑफ हाई कोर्ट्स एंड पावर टू अल्टर द जुडिशियल फील्ड टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसमें कुछ क्षेत्राधिकार आते हैं। अच्छा, ये आर्टिकल आपको याद रखना है। 224 में क्या है? एडिशनल। 224A अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस। 225 जुरिडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स, मौजूदा उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र, जो भी हम पढ़ रहे थे। 226 में क्या है? उच्च न्यायालयों के कुछ रिट, जो भी हम देखेंगे। अनुच्छेद 227 में क्या है? 226 227 में क्या है? उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करना। 228 में क्या है? ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस ऑफ हाई कोर्ट। 228 में कहा गया कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण। इसके अलावा उच्च न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी 230-31 हमने पढ़ा ही है। सो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार शक्तियां क्या क्या हैं? ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट। तो उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा एवं देश का दूसरा सबसे बड़ा न्यायालय है। द हाई कोर्ट इज द लार्जेस्ट कोर्ट इन द स्टेट एंड द सेकंड लार्जेस्ट कोर्ट इन द कंट्री। 226 के तहत वह रिट जारी कर सकता है। और इसके अलावा न्यायिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ 227 के अनुसार प्रशासनिक क्षेत्राधिकार उसको प्रदान किए गए हैं। अलॉन्ग विद जुडिशियल jurisdiction
एडमिनिस्ट्रेटिव jurisdiction has been provided under Article 227। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार शक्तियां ये हैं: ओरिजिनल, अपीलेट यानी कि प्रारंभिक, अपीलीय, प्रशासकीय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, रिट और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है मूल अधिकारों के संबंध में उसको कुछ पावर्स दिए गए हैं, जिसके तहत हम अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं। 226 के तहत वो रिट जारी कर सकता है। मूल अधिकारों के संबंध में 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट, और 226 के तहत जो हाई कोर्ट है वो भी रिट जारी करता है। इसके अलावा अपील तो हम सब जानते हैं, 215 अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल, उसमें कहा गया है उच्च न्यायालय अपीली न्यायालय भी है, और ये दीवानी और सिविल मामलों में अपील करता है। ये सारी चीजें हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट, इसका प्रशासकीय अधिकार। तो उच्च न्यायालय संबंधित राज्य क्षेत्र में स्थित सभी प्रकार के न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। राज्य में स्थित जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, विभिन्न अधिकरण हैं, उन पर उच्च न्यायालय 227 के अनुसार अधीक्षण की शक्ति भी रखता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हाई कोर्ट के बारे में है कि अधीक्षण का भी वो प्रशासकीय अधिकार रखता है। इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। जिला न्यायाधीशों को अवकाश देने का भी अधिकार है। द हाई कोर्ट हैज आल्सो द पावर टू ग्रांट लीव टू द डिस्ट्रिक्ट जजेस। बाकी हटाना, ये सब छोटे-मोटे काम, ये सारे प्रशासकीय कार्य के अंतर्गत आते हैं उसके। नेक्स्ट है अभिलेख न्यायालय 215। अभिलेख यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का उसको अधिकार है, जिसके तहत वो अपनी कार्यवाहियों को रिकॉर्ड करता है और उनका उपयोग जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट करते हैं एज अ रेफरेंस। तो अभिलेख न्यायालय रिट अभी हमने देखा 226 के तहत ये भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंट ऑफ प्रोहिबिशन, सर्ट्यूटरी यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेधोत्प्रेषण। ये क्लियर हम सब चीजें पढ़ चुके हैं, तो इनको बस एक बार आपको जल्दी से रीड कर लेना है। और उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट, इसको 229 121 के तहत और देख सकते हैं हम। जैसे 229 कहता है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा न्यायालय के सभी प्रशासकीय खर्च राज्य की संचित निधि पर व्यय घोषित किए जाते हैं, है ना, कंसोलिडेटेड फंड। दूसरा, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन संबंध में किए गए आचरण पर अनुच्छेद 121 के अनुसार संसद में बहस नहीं की जाएगी। सो आपको देखना है, सेल नॉट बी डिबेटेड इन पार्लियामेंट, इनके आचरण पर। और प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 229 के अनुसार शक्ति दी गई है कि वह न्यायालय के अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति कर सकेगा। न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार भी उसको दिया गया है। सो ये उसकी स्वतंत्रता है हाई कोर्ट की। अब लास्ट में 2 आर्टिकल हम और डिस्कस करते हैं। एक 228, जिसमें कुछ मामलों में उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। तो यदि अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न हो, यानी इफ देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ केस पेंडिंग इन अ सबऑर्डिनेट कोर्ट, सो देन द हाई कोर्ट कैन कॉल दिस केस टू इटसेल्फ एंड सेटल इट। और ऐसे मामले को वो अपने पास बुला लेगा, उसका निपटारा कर देगा। सो ये 228 में कहा गया है। और 229 कहता है ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ हाई कोर्ट, किसी उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक। तो कहते हैं इसकी नियुक्तियां खुद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट करेगा। तो ये बातें कुछ आर्टिकल से संबंधित हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो हाई कोर्ट वाला टॉपिक था, ये विद आर्टिकल्स और विद कॉन्सेप्ट पूरी तरह से ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें हमने जुरिसडिक्शन एरिया, पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट देखे हैं और आर्टिकल्स को हमने कवर किया है। तो अगर आपको यह क्लास यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और ऐसे ही पॉलिटी की इंपॉर्टेंस क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट करके बताएं कि अगला लेक्चर किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।